नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। सो व्हाट आर द नेटवर्क रूल्स ऑन विच नेटवर्क इज बेस्ड ऑन। इस वीडियो में हम लोग उसी की बात करेंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होता क्या है। सो जैसे कि मैंने बताया, प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स मतलब कि रूल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं होता है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स जो कि मदद करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द डिवाइसेस अंडर द नेटवर्क। मतलब कि नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होती हैं, जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, उन सब के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी डेटा शेयरिंग होती है, जो भी मैसेज शेयरिंग होती है, वो सारा कुछ जो कंट्रोल करता है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उनके अंडर में वो सारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। मतलब कि डेटा कैसे जाएगा, किन किन लेयर्स से होके जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री में जाते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी भी स्कूल या कॉलेज, मतलब जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ठीक है, आप वहाँ पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो आपसे गेट पे वो सबसे पहले तो आपका नाम पता वगैरह पूछता है, आप कहाँ से आए हैं, किससे मिलने के लिए आए हैं, टाइम लिखवाता है, आपका फोटो लेता है ना, और साइन भी करवाता है। तो वो सारी चीजें होती है, तो वो उसका प्रोटोकॉल है। मतलब वो उसके पास वो सेट ऑफ रूल्स हैं कि उन्हीं को उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो किसी भी व्यक्ति को अंदर एंटर करने देगा फैक्ट्री के अंदर। ठीक है। तो ये तो होता है, इसी इसी तरीके से होते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, मतलब कि आपकी डिवाइस से अगर कोई डेटा शेयर हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन सिग्नल अगर शेयर हो रहा है, तो वो सिग्नल जो कि शेयर होगा आपकी डिवाइस से, वो किन किन रूल्स को फॉलो करके जाएगा, और जाने के बाद में जिस डिवाइस पर वो जा रहा है, उस डिवाइस पर भी वो कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा, तब उस डिवाइस के अंदर वो एंटर कर पाएगा। वो होते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अब देखते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वर्क कैसे करता है। तो गाइस, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वर्क करता है 7 लेयर आर्किटेक्चर के ऊपर। 7 लेयर आर्किटेक्चर मैं थोड़ा ये आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। इतना डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं फिर भी एज ए जनरल नॉलेज में समझा दे रहा हूँ। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स काम करता है 7 लेयर्स आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि होता है ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, 7 लेयर्स होती हैं, मतलब जैसा कि मैंने बताया सेट ऑफ रूल्स। तो मतलब कि 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर में वो सारे के सारे रूल्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। लेयर्स जैसे कि डेटा डेटा लेयर है ना, और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, सिक्योरिटी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसी तरीके से 7 लेयर्स होती हैं। मैंने कुछ ही बताई, बट 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है। उन 7 लेयर्स मतलब उन 7 लेयर्स पर होता हुआ डेटा या फिर कोई भी कम्युनिकेशन सिग्नल आपका आपके सिस्टम में जाता है। मतलब उस उन 7 लेयर को उस सिग्नल को या फिर डेटा को पास करना पड़ेगा, तभी वो डेटा या कम्युनिकेशन सिग्नल आपके डिवाइस में एंटर होगा। ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ये जो 7 लेयर्स जो मैंने बताई आपको, जो कि ओएसआई मॉडल के अंदर होती है, ये सातों लेयर ना डिफर करती हैं, जो कि मैं आगे प्रोटोकॉल्स आपको बताऊंगा उन डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर। ठीक है। मतलब कोई प्रोटोकॉल हो सकता है एप्लीकेशन लेयर पे काम करे, कोई प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करे, कोई प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम करे, या फिर कोई प्रोटोकॉल ऐसा भी हो सकता है जो कि उन सातों की सातों लेयर को जो सीरीज है उसको ऊपर नीचे कर दे। मतलब कि हो सकता है पहले एप्लीकेशन लेयर आ जाए, या किसी प्रोटोकॉल में हो सकता है कि कहीं पे ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाए पहले। ठीक है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो ये मैंने कुछ ही बेसिक प्रोटोकॉल्स बताए हैं, होते तो और भी हैं, बट मैंने कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स बताए हैं जो कि आपको काम आएंगे। पहला है एच टी टी पी, टी सी पी, यू डी पी, आई पी, पी एस, डी एस सी पी, एफ टी पी, एस एस एल। ठीक है। एक एक करके इन सभी के बारे में बात करेंगे, सभी की फुल फॉर्म्स और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एच टी टी पी के बारे में। सो एच टी टी पी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट, जैसा कि आप सभी लोग फुल फॉर्म तो समझ रहे होंगे। हाइपर टेक्स्ट, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट होता है जो कि आप वेबसाइट्स जो देखते हैं, ठीक है ना, कोई भी वेबसाइट हो एक्स वाई जेड,
गूगल की या फिर यूट्यूब की या फिर आपने बनाई हो, अगर आप बनाना जानते हैं तो। ठीक है, अगर आपने बनाई हो कोई वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट, ठीक है, तो वो जो वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है हाइपर टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली हम लोग जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज लिखते हैं वो हम लोग मैसेज लिखते हैं अपने टेक्स्ट में, मतलब कि जिसको कि हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट जो कि हमारे इंटरनेट ब्राउजर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट। उसी हाइपर टेक्स्ट को यूज करके सारी की सारी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, सारे के सारे वेब पेजेस बनाए जाते हैं वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो होता है हाइपर टेक्स्ट। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने google.com खोला। ठीक है, तो google.com तो उसमें क्या होगा ना, आपके सिस्टम से जनरेट होगी एक रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट काय की जनरेट होगी कि मुझे भाई google.com खोलना है, मुझे ये रिक्वेस्ट जनरेट करी आपने अपने सिस्टम पे। जनरेट कर करी मतलब आपने अपने इंटरनेट ब्राउजर में डाला। ठीक है, बैकएंड में वो एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी वहां से। ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के सर्वर पे। ठीक है, गूगल के सर्वर पे जाकर के गूगल का सर्वर उस रिक्वेस्ट को डेडिकेटेड वेब पेज देगा, मतलब कि गूगल का वेब पेज देगा। ठीक है, गूगल का वेब पेज लेकर के वो रिक्वेस्ट वापस आपके सिस्टम पे आएगी। ठीक है, और वो आपको गूगल का पेज दिखा देगी, यानी कि google.com पे जो भी डेडिकेटेड वेब पेज गूगल के सर्वर ने डिसाइड किया होगा वो आपको दिखा देगी। ठीक है, गूगल का होम पेज दिखा देगी। तो ये सारा जो रिक्वेस्ट का आना जाना, वेब पेज का ट्रांसफर होना, मतलब वेब पेज आपको देखना, वेबसाइट खोलना आपके सिस्टम पे, ये सारा कुछ जो भी होता है ये सारा कुछ एच टी टी पी प्रोटोकॉल के अंदर होता है। ठीक है, एच टी टी पी प्रोटोकॉल कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि अगर कोई भी वेब वेब रिक्वेस्ट जनरेट होगी, मतलब कि वेबसाइट खोलने के लिए कोई भी अगर रिक्वेस्ट जनरेट होगी, तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को पास करके जाएगी। ठीक है, 7 प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, उन प्रोटोकॉल्स को पास करके जाएगी वो जो भी रिक्वेस्ट होगी वेबसाइट को खोलने के लिए। ठीक है, तो वो तो होता है एच टी टी पी। ठीक है, आजकल हम लोग यूज करते हैं एच टी टी पी एस। आप कोई भी वेबसाइट अगर खोलेंगे, ठीक है, तो ऊपर जहाँ पे आप यूआरएल टाइप करते हैं, जहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, लिखते हैं google.com, वहाँ पे आप देखेंगे लिखा होगा एच टी टी पी एस। ठीक है, तो वो एच टी टी पी एस क्या होता है? एच टी टी पी का ही एक सिक्योर्ड वर्जन होता है। ठीक है, अब सिक्योर्ड कैसे होता है? मान लीजिए आपने अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट करी, मतलब कि आपने खोला google.com, रिक्वेस्ट जनरेट हुई, गई गूगल के सर्वर पे, तो वो जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई ना, रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद में ही तुरंत बाद वो इनक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट जब वो जाएगी गूगल के सर्वर पे, तो रास्ते में, मतलब बीच रास्ते में उसको कोई भी हैक नहीं कर सकेगा, मतलब कि उसको कोई रिक्वेस्ट को कोई देख नहीं सकेगा कि ये कहाँ से आई है, कौन से आईपी एड्रेस से आई है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है उस रिक्वेस्ट को सिक्योर करने का? वो रीजन ये होता है कि जब रिक्वेस्ट जा रही है तो वो जो यूजर का जो आईपी एड्रेस है, कोई उस आईपी एड्रेस को चुरा ना ले। सबसे बड़ा रीजन ये होता है सिक्योर करने का। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब वो रिक्वेस्ट जब वेब पेज को लेकर के आ रही, गूगल के वेब पेज को, तो वो वेब पेज को कोई ना देख ले, मतलब उसके सोर्स कोड को, उसके कोड को कोई ना देख ले, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग एच टी टी पी एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एच टी टी पी एस पूरी तरीके से सिक्योर्ड होता है, एनक्रिप्टेड लेयर्स होती हैं उसमें। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि किसी भी क्लाइंट या क्लाइंट और सर्वर के बीच में, या फिर कोई भी दो नोड, मतलब जो नेटवर्क में जो भी दो नोड के बीच में एक कनेक्शन, एक टेम्परेरी कनेक्शन बना देता है। मतलब कि इस टीसीपी के अंदर क्या होता है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओएसआई लेयर में 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको वो सातों की सातों लेयर पास करनी पड़ती हैं, तभी वो किसी डिवाइस में एंटर हो पाती है। ठीक है, लेकिन टीसीपी में क्या होता है ना कि टीसीपी में एक बार वो रिक्वेस्ट उन सातों की सातों लेयर को पास करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी,
मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। ठीक है, टीसीपी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिक्वेस्ट होती है वो 7 लेयर्स को पास करती है किसी भी डिवाइस को, डिवाइस में एंटर करने के लिए। बट टीसीपी के अंदर क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट एक बार ही बस उस 7 लेयर्स को पास करेगी। ठीक है, जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तो वो उस 7 लेयर्स को सातों की सातों लेयर को उसको पास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक लेयर को पास करना पड़ेगा जो कि होगी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो उसी लेयर को उसको पास करना पड़ेगा। अ, और इससे क्या होगा, जो ट्रांसमिशन जो होगा, जो कम्युनिकेशन जो होगा बिटवीन द नोड्स, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इन द वीडियो स्ट्रीमिंग। ये वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए मैंने किसी सर्वर पे अपना टीसीपी कनेक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल एज अ इंस्टेंस मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने किसी भी सर्वर पे टीसीपी कनेक्शन बना लिया, ठीक है, तो एक बार आप वो सातों की सातों लेयर को पास कर गए। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं एक कोई भी हैकिंग वाली रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ। ठीक है, जिस रिक्वेस्ट में वायरस में डालता हूँ, उस वायरस उस सिस्टम में, उस सर्वर में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तो मेरे को टीसीपी के अंडर अगर मैं हूँ तो नेक्स्ट टाइम मेरे को वो सातों की सातों लेयर को पास नहीं करना पड़ेगा, तो मैं इजीली उस सिस्टम में जा सकता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। टीसीपी क्या करता है, टीसीपी ना आपने एक बार उन ओएसआई जो लेयर्स होती हैं उनको पास किया, नेक्स्ट टाइम आपको ओएसआई लेयर को पास नहीं करना पड़ेगा टिल द टीटीएल टाइम एंड्स। ठीक है, एक टीटीएल टाइम होगा, एक कांस्टेंट टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, जब तक वो टाइम वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, मतलब फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स, सेकेंड्स में ही होती है। ठीक है, जब तक वो सेकंड्स खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स होती हैं उनको पास नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो सेकंड्स खत्म होंगी, जैसे ही टीटीएल का टाइम खत्म होगा, वैसे ही आपको दोबारा से सारी की सारी ओएसआई लेयर्स को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होता है टीसीपी। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और ये है यूट्यूब का सर्वर। ठीक है, आपने बना लिया एक टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, आपने क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो सबसे पहले बनेगा टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद में होगी वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, मतलब कि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं, जो बफरिंग होती है ना, वो जो वीडियो देखते हैं आप, ठीक है, वो वीडियो जो आपके सिस्टम में आ रही होती है, आप देख रहे होते हैं, वीडियो का जो डेटा होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर होता है। ठीक है, मतलब कि यूट्यूब टीसीपी प्रोटोकॉल्स को यूज करता है कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूडीपी के बारे में। यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी। यूडीपी के अंदर क्या होता है, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है ये। ठीक है ना, जिसमें कि मतलब कि एक बहुत अनरिलायबल सा प्रोटोकॉल होता है। अगर अनरिलायबल होता है तो हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं? ठीक है, यूज नहीं करते हैं इसको, बहुत ही कम जगहों पर यूज होता है, जहाँ पर कि हम लोग को फास्टर कम्युनिकेशन चाहिए होता है, फास्टर ट्रांसमिशन चाहिए होता है। मतलब कि जहाँ पर कि हमको डेटा जल्द से जल्दी शेयर करना हो। ठीक है, वहां पर हम लोग यूडीपी का यूज करते हैं। यूडीपी सिक्योर्ड भी नहीं होता है, टीसीपी का ही एक प्रीवियस वर्जन है यूडीपी। ठीक है, ये बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं होता है। ठीक है, और इसमें एरर रिकवरी भी ज़्यादा ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मतलब एरर रिकवरी तो बिल्कुल भी होती ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो होता है यूडीपी। ठीक है, यूडीपी के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, बिकॉज यूडीपी आजकल हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, और आजकल ज़्यादातर बुक्स में यूडीपी का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम लोग देखते हैं, जो कि है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल। इंटरनेट जिस सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट पर होती हैं,
ठीक है, मतलब आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपकी डिवाइस को इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक 32 बिट का एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब 32 बिट का एड्रेस जो प्रोवाइड करेगा वो किस काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रिक्वेस्ट दी, ठीक है, मान लीजिए आपने google.com खोला, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने यूट्यूब खोला। ठीक है, आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो आपके सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी ना, उस रिक्वेस्ट में आपके सिस्टम का एड्रेस होगा। ठीक है, अब वो एड्रेस क्यों होगा आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाएगी यूट्यूब के सर्वर पे। ठीक है, यूट्यूब का सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। अब वो जो कहाँ से आई है ना, वो उसको पता कैसे लगेगा, वो पता लगेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल से। ठीक है, मतलब कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब में जो आईपी एड्रेस है ना, वो आईपी एड्रेस से उसको पता, यूट्यूब के सर्वर को पता लगेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये कहाँ से आई है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आईपी एड्रेस का यूज करते हैं इंटरनेट में। ठीक है, यही है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बस। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डीएससीपी। मैं इस स्लाइड पर इतनी जल्दी इसलिए आ गया बिकॉज डीएससीपी जो है ना, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि आप अगर इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट क्या करेगा, आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल तो सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, कि इस सेट ऑफ रूल्स में जो भी इंटरनेट पर डिवाइस कनेक्ट होगी उसको एक एड्रेस प्रोवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब वो जो एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है, वो प्रोवाइड कौन करेगा। ठीक है, कोई बैठा तो है नहीं जो जो भी इंटरनेट पर डिवाइस कनेक्ट हो उसको एड्रेस प्रोवाइड करता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएससीपी। ठीक है, डीएससीपी एक सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह लीजिए एक मैनेजमेंट है फॉर द आईपी एड्रेस, नेटवर्क मैनेजमेंट है फॉर द आईपी एड्रेस। डीएससीपी क्या करता है, ये एक ऑटोमेट करता है जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी हम आईपी एड्रेस जो असाइन होते हैं डिवाइसेस को, जो भी इंटरनेट पे कनेक्ट होती है, उस सिस्टम को ये ऑटोमेट करता है। मतलब कि जो आप मान लीजिए इंटरनेट पर कनेक्ट हुए, ठीक है, आपकी डिवाइस को मिल गई एक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो वो जो आईपी एड्रेस जो ऑटोमेटिकली असाइन हुआ ना आपको, वो आता है डीएससीपी के अंदर, मतलब वो उसको कंट्रोल करता है डीएससीपी। ठीक है, अब डीएससीपी के अंदर और भी कई सारे रूल्स लगे होते हैं, मतलब कि ये कुछ कुछ आईपी एड्रेस को रिजर्व कर रखा है इसने फॉर डेटा स्ट्रीमिंग। ठीक है ना, फॉर अदर रिसोर्सेस। तो वो जो डीएससीपी के बारे में एक मतलब मैं पूरे के पूरे आईपी एड्रेस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं अलग से पूरी की पूरी सीरीज लेकर के आऊंगा आईपी एड्रेस, बिकॉज आईपी एड्रेस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है आईपी एड्रेस। ठीक है, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊं कि आईपी एड्रेस कितना बड़ा होता है, कितने बिट्स का होता है। ठीक है, और कौन से आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। डीएससीपी का मेन रोल क्या है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना समझिए कि डीसीपी ऑटोमेट करता है इंटरनेट पर जो भी आईपी एड्रेस असाइन होते हैं, उस सिस्टम को डीसीपी ऑटोमेट करता है कि ऑटोमेटिकली कोई भी आईपी एड्रेस असाइन हो जाए जो भी डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एफटीपी के बारे में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइल ट्रांसफर मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ द फाइल्स। तो एफटीपी के अंदर जो भी हम लोग फाइल्स की शेयरिंग करते हैं, ठीक है, वो आता है एफटीपी के अंदर। एफटीपी आर द सेट ऑफ रूल्स टू विच मैनेजेस द शेयरिंग ऑफ द फाइल्स बिटवीन द डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, तो वो तो होता है एफटीपी के अंदर। यही है सिंपल एफटीपी, इतनी सी बात है एफटीपी के अंदर। ठीक है, बाकी आप डेफिनेशन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो ये तो थे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस मतलब कि डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर, एक ही बात होती है दोनों। ठीक है, डीएनएस। अब डीएनएस का यूज क्या है, डीएनएस क्या चीज है।
ठीक है। मान लीजिए पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, एक ना फ़ोन बुक मेंटेन करते थे, ठीक है ना? एक फ़ोन बुक मेंटेन करते थे जिसमें कि क्या होता है, हमारे सारे रिश्तेदारों के नंबर या फिर उन लोगों के नंबर जिनको कि हमको याद रखने होते हैं या फिर जो हमारे काम आते हैं, उन लोगों के नंबर हम लोग उस डायरी में लिखते थे। कैसे लिखते थे? उस पर्सन का नाम, ठीक है, और उसके सामने उस पर्सन का फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, ऐसे करके हम लोग पूरी की पूरी डायरी मेंटेन करते थे, ठीक है ना? तो इसी सिस्टम पे वर्क करता है डीएनएस, ठीक है। मान लीजिए आपने यूट्यूब खोला, मान लीजिए आपने यूट्यूब खोला, ठीक है, youtube.com, ठीक है, या फिर google.com, ठीक है, आपने खोला। तो जो youtube.com और या google.com है ना, वो उस डायरी में लिखा होगा कि google.com या फिर youtube.com के सामने लिखा होगा कि youtube.com का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, ठीक है। वो उस डायरी में लिखा होगा, मतलब कि वो डीएनएस में लिखा होगा कि youtube.com का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये डायरी क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही है? जी हाँ, ये डायरी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, जैसे कि गोडैडी या फिर होस्ट ट्रिगर, मुझे यार अभी ये दो ही याद आ रहे हैं, ठीक है। और भी होते हैं, कई सारे हैं। गूगल अपने आप में एक डीएनएस मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ब्रोकर हैं, गूगल भी एक ब्रोकर है डीएनएस का, ठीक है। एक्चुअल में डीएनएस एक सेंट्रल जगह पे स्टोर्ड रहते हैं सारी की सारी वेबसाइट्स के, ठीक है। तो बात करते हैं दोबारा डीएनएस की। हम लोग फोन बुक की बात कर रहे थे, ठीक है। फोन बुक में कैसे पर्सन और फोन नंबर लिखे होते हैं, इसी तरीके से डीएनएस में भी वेबसाइट का नाम और उसका आईपी एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ठीक है। आपने खोला google.com, ठीक है, वो रिक्वेस्ट जनरेट हुई। वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है डीएनएस पर, ठीक है। डीएनएस पर जाती है, डीएनएस देखता है कि ये जो google.com जो इस रिक्वेस्ट में है, इस रिक्वेस्ट पर जो google.com है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस और रिक्वेस्ट को देता है, और फिर वो रिक्वेस्ट उस आईपी एड्रेस पे जाती है, मतलब कि गूगल के सर्वर पे जाती है। इस तरीके से वो गूगल के सर्वर पर रीच करती है, ठीक है। ये यही काम होता है डीएनएस का, यही काम होता है डोमेन नेम सर्वर का या डोमेन नेम सिस्टम का, ठीक है। तो ये तो था पूरा डीएनएस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईएसपी। आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सिंपल होता है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि वो प्रोवाइडर जो कि हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। सिंपल तीन वर्डों में आंसर यही है आईएसपी का, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख दी है। बट आईएसपी सिंपल वर्ड्स में यही होता है, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करे, जो भी कंपनी हमको इंटरनेट प्रोवाइड करे, वो आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल या फिर अगली आने वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस, विच इज चैप्टर 2 ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर क्लास 8, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।